आज की इस वीडियो में कंप्यूटर विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और सभी प्रश्नों को विद फिगर के साथ डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये जो है वीडियो यूपी SSC BPO लेखपाल और दिल्ली पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कंप्यूटर विषय से संबंधित है उन सभी में काम आने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जो हमने कंप्यूटर के इन सभी चैप्टर्स के सवालों को कवर किया है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम के, नेटवर्किंग, इंटरनेट और ईमेल, इन 4 चैप्टर्स के सवालों को कवर किया है। इससे पहले जो है एक वीडियो बनाई थी, काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला उस पर आपका। उसमें जो कवर किया गया था कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का मूल सिद्धांत, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेमोरी, इनसे संबंधित MCQ को हल किया था। उसमें भी 20 क्वेश्चन लिए थे महत्वपूर्ण, सभी चैप्टर से 3, 4, 5 सवाल ऐसे लिए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। पहला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सिम्बियन या फिर आपका बर्कले सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड या MS आउटलुक। देखिए आपका इसमें सही जो जवाब होगा MS आउटलुक। MS आउटलुक जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इसका पूरा नाम होगा, एक ईमेल और कैलेंडर मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। जैसे MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, वैसे ही MS आउटलुक होता है। और वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए यानी OS, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और यह जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल जो प्रोग्राम होते हैं उनको चलाता है। यह कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलकर यूजर तक पहुंचाता है। यह यूजर की बात को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, कंप्यूटर की बात को यूजर तक पहुंचाता है, बिचौलिया एक तरीका से। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS X, लाइनिक्स, एंड्रॉयड, यूनिक्स, डॉस, उबुंटू, फेडोरा और सोलारिस और सिम्बियन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं। इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ने सन 1985 में अपना पहला GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब जारी किया था? जो ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में जारी किया था ना, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था भैया विंडो पहला। माइक्रोसॉफ्ट की पहली विंडो थी 1.0। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। शुरुआत 1985 में हुई थी विंडो 1.0, जिसका GUI आधार पर ये पेश किया गया था। इसमें जो है यूजर को सिंपल ग्राफिक्स की सुविधा मिलती थी। तो यूजर को कैसे एक सिंपल ग्राफिक्स की सुविधा मिलती थी इसमें। वहीं माइक्रोसॉफ्ट विंडो की जो है अदर अपडेट वर्जन आए वो इस प्रकार से थे कि जो पहला था 1985 वाला विंडो 1 आया, विंडो 3 जो 1992 में आ गया, फिर 3 साल बाद 95 में नया विंडो 95 यानी 95 सेम है, ठीक है, 95 विंडो 95 और विंडो 2000 में 2000 95 विंडो XP यानी 1 XP 2001 में आई, विंडो विस्ता 2006 में आई, विंडो 7 2009 में, विंडो 8 2012 में, विंडो 10 2015 में। इस प्रकार से ये अपडेट चल रहा है, अभी अपडेट और आने वाले हैं। तो ये हो गया आपका। अब अगला सवाल है हमारा, विंडो 10 कौन सा फाइल सिस्टम का प्रयोग करता है? हर एक विंडो मतलब कोई ना कोई फाइल सिस्टम उपयोग करती है, तो विंडो 10 कौन सी फाइल सिस्टम का उपयोग करती है? वो है NTFS, यानी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। NTFS विंडो 10 इसका उपयोग करती है। NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यह एक फाइल सिस्टम है जिसका उपयोग विंडो NT ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हार्ड डिस्क ड्राइव को सॉलिड स्टेट ड्राइव पर फाइलों को एकत्रित यानी संग्रहित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए किया जाता है। NTFS को जब आप चेक करेंगे तो NTFS लोकल डिस्क की जब प्रॉपर्टी चेक करेंगे ना, तो इसमें आप देख लेंगे फाइल जो नाम फाइल सिस्टम होगा वो NTFS होगा, यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये इसमें उपयोग हो रहा है। NTFS जो है विंडो NT भी चला रहा है इसे, विंडो विस्ता भी, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 2000, विंडो 8, विंडो 10 और लाइनिक्स और मैक OS, ये सभी NTFS का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से OS का कार्य यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कौन सा कार्य नहीं करता? यह ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले हार्डवेयर का परीक्षण करता है? बिल्कुल करता है, ये सही है। लोड करने से पहले यह OS के स्थान को निर्दिष्ट करता है? जी बिल्कुल करता है। यह टेम्परेरी फाइलों को हटाता नहीं, हटा तो किसी चीज को नहीं रहा, ये परफॉर्मेंस में सुधार करता है लेकिन टेम्परेरी तौर पर हटाता नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यह आपको सिस्टम की कुछ हार्डवेयर सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने में सक्षम बनाता है। जी हाँ,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर को चलाने और उसके हार्डवेयर को शुरू करने में काम करता है। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर मौजूद एक चिप के रूप में मौजूद होता है। जैसे ये मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, ये उसकी प्लेट हो गई, और यहाँ पर जो ये लगा हुआ है ना, कंप्यूटर को चालू करने के बाद सबसे पहले BIOS ही चलता है। यह कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे जुड़े डिवाइस की भी डाटा का आदान प्रदान करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर में कोई समस्या है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी पोस्ट टेस्ट भी यही करता है BIOS। अगला सवाल हमारा जो है वह है कि IP एड्रेस, यानी जो सवाल हमारा नेटवर्क चैप्टर से है। ठीक है, तो इसमें नेटवर्क चैप्टर शुरू हो जाएगा, इसके 4-5 सवाल इसमें कवर करेंगे और विद डिटेल के साथ। सवाल है वह IP एड्रेस जो किसी डिवाइस के ऑनलाइन होने पर उसे थोड़े समय के लिए नेटवर्क द्वारा सौंपा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्टैटिक, स्टिकी, रिजल्ट या डायनामिक। तो जो थोड़े समय के लिए IP एड्रेस दिया जाता है वो डायनामिक IP एड्रेस कहलाता है। IP एड्रेस क्या होता है? तो IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इंटरनेट से जुड़े डिवाइस या डोमेन को दिया जाने वाला एक पहचान नाम का नंबर होता है। IP पते पर 4 संख्याओं का एक समूह यानी ग्रुप होता है, जो जिससे उदाहरण ये है 192.158, यानी ये एक IP एड्रेस है, 4 ग्रुप में बटा होता है ये, और प्रत्येक सेट में 0 से 255 तक संख्या हो सकती हैं, यानी कि 0 से 255 तक। जैसे यहाँ पर 192, ये 255 तक हो सकती है लास्ट। तो ये हो गया। IP एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, एक होता है IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, तो इसके 2 वर्जन आते हैं। IP एड्रेस को इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी द्वारा निर्मित और आवंटित किया जाता है। तो IP एड्रेस को जो है कौन बांटता है? IANA, पूरा नाम पूछ लिया है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। IP क्या है? एक्चुअली IP जो है साथियों, IP किसी एक डिवाइस को अरबों अन्य ऑनलाइन डिवाइस से पहचानने वाला करने का काम जो करता है IP एड्रेस होता है। जैसे हमारे घर का कोई पता है, ठीक है, हमारे घर का पता कैसे बताएंगे? उसी प्रकार से IP एड्रेस का पता, IP एड्रेस जो है इंटरनेट डिवाइस के लिए डिजिटल पता के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए अनुमति मिल जाती है। तो IP एड्रेस के बारे में ये बातें होंगी। अगला सवाल है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में संचरण किसके माध्यम से होता है? भैया किस विधि के माध्यम से होता है? सिंपलेक्स। जैसे बता रहा हूं मैं, ये है हमारा कीबोर्ड और ये है हमारा कीबोर्ड और कंप्यूटर, तो इनके बीच जो संचार व्यवस्था हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है? इनके बीच जो माध्यम बना हुआ है वो है सिंपलेक्स। इसका सही आंसर होगा सिंपलेक्स। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक, इनके बारे में आगे बात करते हैं। साथियों सिंपलेक्स जो है ट्रांसमिशन, एक प्रकार का डाटा ट्रांसमिशन मोड है, यानी डाटा भेजने का एक तरीका है, ये समझ लीजिए। इस प्रकार के ट्रांसमिशन मोड में डाटा को केवल एक दिशा के माध्यम से भेजा जा सकता है, यानी एक ही डायरेक्शन में भेजा जा सकता है। जैसे कि ये हो गया भैया कंप्यूटर, ये हो गया कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से केवल डायरेक्ट कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है, ना कि कंप्यूटर से कीबोर्ड में कोई डाटा आता है, तो एक डायरेक्शन में भेजता है। ये समझ में आ गया ना? इसके उदाहरण हैं लाउड स्पीकर, टेलीविजन प्रसारण, टेलीविजन और रिमोट, कीबोर्ड और मॉनिटर, टीवी वगैरह, ये सब की उदाहरण हैं इसके। वहीं हाफ डुप्लेक्स की बात की जाए तो हाफ डुप्लेक्स मोड में प्रत्येक स्टेशन संचारित और प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक ही समय में नहीं, अर्थात जब एक उपकरण भेज रहा है तो दूसरा उस डाटा को प्राप्त करता है। जैसे वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी कैसे होते हैं? इन्हें देखिए, ये वॉकी टॉकी है। वॉकी टॉकी एक बार में मतलब दो लोग खड़े हैं, यहाँ भी वॉकी टॉकी है एक और यहाँ भी है, तो ये इसको जब बात करेगा इससे तो ये बात बोल नहीं सकता बीच में, और जब ये बोलेगा तो ये नहीं बोल सकता बीच में। ये हाफ डुप्लेक्स के उदाहरण हो गए। फुल डुप्लेक्स में टेलीफोन आ गया, आपका मोबाइल फोन, और आपने देखा ये CB नागरिक बैंड रेडियो, FM रेडियो, इस प्रकार से बजाए जाते हैं। भैया ये भी हाफ डुप्लेक्स के उदाहरण है। अगर ये वाला बोलता है ना, जब बात करते हैं FM पे, आपने देखी होगी जब बात करते हैं तो एक ही साइड बात होती है, ना कि दोनों तरफ से हुआ हो रही है। और जो फुल डुप्लेक्स है वो टेलीफोन है, आपका मोबाइल फोन हो गया, ये सभी इंटरनेट हो गया, ये वीडियो कॉलिंग हो गई, इसमें ये सभी आ जाते हैं। तो ये आपने समझ लिया।
अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर डिवाइस को कनेक्ट करने और उसमें जो लगे उपकरण हैं उन पर डाटा भेजने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा स्विच डिवाइस इस प्रकार का कार्य करता है। स्विच एक बीच में बना होता है और ये जो है साथियों और सभी कंप्यूटर को अपना जो है डाटा भेजता है। जैसे कंप्यूटर में स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है, कई डिवाइसों को एक साथ जोड़ता है। कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर, फाइल स्टोर, इंटरनेट एक्सेस और अन्य आईटी संसाधन, टेक्नोलॉजी से जो भी संसाधन है एक दूसरे से जोड़े रखता है। जैसे यहां पर हो गया आपका नेटवर्क स्विच, ये रहा, इसने सबको जोड़ दिया, राउटर को जोड़ दिया सिस्टम में, फोन को जोड़ दिया, गेमिंग जो सिस्टम है आपका वो जोड़ दिया, प्रिंटर जोड़ दिया, डेस्कटॉप जोड़ दिया, सर्वर जोड़ दिया और लैपटॉप जोड़ दिया। तो इस प्रकार ये जो नेटवर्क स्विच होता है ये सभी नेटवर्किंग डिवाइस को जोड़ता है आपस में, बस ये याद रखना है। किस प्रकार से जोड़ता है वो देख लिया। नेटवर्किंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न और उपकरण जो होते हैं, जैसे आपने इधर देखा ना, ये मॉडेम, राउटर, तो ये सभी क्या कार्य करते हैं। देखिए मॉडेम जो है डिजिटल डाटा और एनालॉग सिग्नल जो उनके बीच सिग्नल मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य मॉडेम के द्वारा होता है। हब इसका उपयोग कई नेटवर्कों को होस्ट करने के लिए या उन्हें जोड़ने के लिए किया जाता है। राउटर एक नेटवर्क से दूसरे में जो है ट्रैफिक रूट को देने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी नेट को किस साइड भेजना है, किधर भेजना है, ये राउटर का काम होता है। स्विच का हमने देख लिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक कंप्यूटर को रिमोट लोकेशन से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहां पर ये सभी प्रोटोकॉल दिए गए हैं, SMTP, RDP यानी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, हाँ RDP, SMPP या DNS। तो देखिए प्रोटोकॉल वो है जो कंप्यूटर को रिमोट से जोड़ता है ना, वो होता है RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। RDP डेस्कटॉप को रिमोटली रूप से उपयोग करने या एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहां पर देखिए आप, ये है एक डिस्प्ले, मतलब स्थायी डिस्प्ले, यानी आपके घर टीवी लगा हुआ है ये, ठीक है, और वहीं ये होस्टर है। जैसे मान लीजिए सोनी टीवी है, सोनी टीवी को जो होस्ट कर रहा है मेन कंप्यूटर वो वहां बैठा है और यहाँ आपके घर पे ये टीवी लगा है। तो जो बीच का जो कार्य कौन करता है भैया, रिमोट ही तो कर रहा है। मान लीजिए किसी आप मूवी देख रहे थे किसी चैनल पर, आपको जो है सोनी टीवी पे जाना है, कोई चैनल देखना है, तो आप ना क्या करेंगे, रिमोट से माउस या कीबोर्ड या रिमोट, जैसे RDP कहते हैं, TCP IP प्रोटोकॉल पर आधारित ये जो होते हैं ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये चैनल चेंज कर देते हैं, रिमोटली काम करता है कौन, RDP TCP। अगला सवाल है भैया, कौन सा केबल, ठीक है, सामान्यतः एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क केबल है। तो यहाँ पर कौन सा केबल आएगा जो कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ता है, वो होता है क्रॉस ओवर केबल। तो कुछ केबल होती हैं जो एक दूसरे उपकरणों को जोड़ती हैं। जैसे क्रॉस ओवर केबल एक ही प्रकार के दो उपकरणों को आपस में जोड़ने वाली केबल होती है। जैसे स्विच टू स्विच, स्विच टू हब, हब टू हब, राउटर टू राउटर और राउटर इंटरनेट, या फिर PC टू PC। जो केबल जोड़ी जाती है ना वो इस प्रकार से बनी होती हैं और इन्हें कहते हैं क्रॉस ओवर केबल। ओके, वहीं USB केबल की बात की जाए और स्ट्रेट थ्रू केबल की बात की जाए तो वो इस प्रकार से होती हैं। USB केबल यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म होता है। पर्सनल कंप्यूटर PC में देखे होंगे, इनमें ये मोबाइल में भी होता है, मोबाइल चार्जर में भी USB पोर्ट होता है, उसमें ये लगाया जाता है। स्ट्रेट थ्रू केबल एक ईथरनेट केबल है जो अपने तारों को दोनों सिरों पर एक दूसरे से जोड़ती है। ये स्ट्रेट थ्रू केबल होती है, इस प्रकार से दोनों साइड से जोड़ा जा सकता है इनमें। वहीं अगला सवाल है, और ये जो है स्टार्ट होता है हमारा इंटरनेट चैप्टर। इसका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ब्राउजर का उपयोग करके वेब उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुरोधित वेब पेजों का कार्य करता है। कौन करता है, वेब सर्वर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। देखिए वेब सर्वर के जरिए जो है वेब पेजों को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। जब कोई यूजर किसी वेबसाइट को लोड करता है तो वेब सर्वर संबंधित फाइलों को प्राप्त करके उन्हें ब्राउजर को भेजता है। तो ये वेब सर्वर का कार्य होता है। और वहीं URL की बात की जाए, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर किसी संसाधन का एड्रेस होता है।
वेब पेजों के पत्ते होते हैं यूआरएल, जिनकी मदद से लोग उन तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपने कोई वेबसाइट किसी मतलब ब्राउजर पे ये सर्च किया आपने, ठीक है, तो ये जो है आपका यूआरएल होता है। इसमें प्रोटोकॉल होता है, HTTPS जो होता है आपका प्रोटोकॉल, इसे कहते हैं www सब डोमेन, डोमेन होता है website.com, ये कोई ऐसे, और एक पाथ या पेज होता है ये। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का मुख्य भाग नहीं होता? सर्च इंजन का मुख्य भाग कौन सा नहीं होता? सर्च एल्गोरिदम होता है, हाँ होता है बिल्कुल। जब आप किसी गूगल में कुछ सर्च करेंगे तो नीचे एल्गोरिदम उसमें काम करता है, तो सर्च एल्गोरिदम होता है। इंडेक्स होता है, जी हाँ इंडेक्स भी होता है। क्रोलर होता है, हाँ क्रोलर भी होता है। कर्नेल सर्च इंजन का भाग नहीं होता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है भाई, ठीक है। कर्नेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है। सिस्टम में हर चीज पर नियंत्रण कर्नेल के द्वारा किया जाता है, ओएस के माध्यम से। यह ओएस फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी सर्च इंजन के लिए इसका उपयोग ज्यादा नहीं है। सर्च इंजन इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। सर्च इंजन लगातार अपने एल्गोरिदम को क्रोल, इंडेक्स, रिफाइन करता रहता है। ये सभी सर्च इंजन है, गूगल, याहू, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स, ये सभी सर्च इंजन थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गूगल वेब सर्च इंजन के संबंध में गलत है? गूगल को 1972 में विकसित किया गया था क्या? देखिए इस पर सवाल बाद में बात करेंगे। यह सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज द्वारा विकसित किया गया था, ये बात सही है। यह सबसे लोकप्रिय वेब इंजन सर्च इंजन है, जी हाँ 90% से प्लस का डाटा जो है गूगल के माध्यम से ही सर्च किया जाता है, ये दुनिया का। इसे मूल रूप से बैकरब के नाम से जाना जाता था, यानी जब इसे स्टार्ट किया गया था साथियों 1996 में, तब इसका नाम बैकरब था, यानी आपका ऑप्शन ये वाला गलत है। कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं जिनकी स्टार्टिंग ईयर दी गई है, यानी कि वो कब स्टार्ट किए गए थे। गूगल 1998 में आया था, फेसबुक 2004 में, यूट्यूब 2005 में, ट्विटर 6 में, व्हाट्सएप 9 में और इंस्टाग्राम 10 में आया था, यानी 2010 में। तो ये इनकी स्टार्टिंग ईयर है, ये कभी कभी पूछ ली जाती हैं, जरूरी हो जाती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की ब्राउजर विंडो है जो इंटरनेट ब्राउज करते समय यूजर के अनुरोध के बिना खुल जाती है? कभी कभी क्या होता है कि आप चेक करते हैं और एक विंडो खुल के आ जाती है इस प्रकार से, कोई ऐड आ गया, एडवर्टाइजिंग, तो वो किस प्रकार की विंडो आती है? वो पॉपअप विंडो होती है, आप वो चला रहे हैं और धड़ाम से आ गई, तो इस प्रकार की पॉपअप विंडो आती है और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पॉपअप एक प्रकार की वेब ब्राउजर विंडो है जो यूजर के जानबूझकर अनुरोध के बिना दिखाई देती है। वे आमतौर पर अतिरिक्त जानकारी, विज्ञापन प्रदान करने या यूजर डेटा एकत्र करने के तरीके के रूप में वेबसाइटों में स्क्रिप्ट द्वारा ट्रिगर किए जाते हैं। मतलब आप जैसे ही सर्च करेंगे, जहां पर देखिए ये आ गया, तो ये जो है एक तरीका पॉपअप वेब ब्राउजर विंडो आ जाती है ऐसे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वेब सर्च इंजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह वेब सर्वर के आईपी एड्रेस को सर्च करता है क्या? भाई सर्च इंजन आईपी एड्रेस को थोड़ी ना सर्च करता है, कोई जानकारी, फाइल्स, इसको सर्च करेंगे आप। वेब क्रॉलर वेब सर्च इंजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जी हाँ वेब क्रॉलर जो है ये एक महत्वपूर्ण घटक होता है, बाकी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। गूगल क्रोम वेब सर्च इंजन है? नहीं, गूगल क्रोम जो है वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन थोड़ी नहीं है, ये तो ब्राउजर है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सिस्टम होता है। सर्च इंजन क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर किसी विशिष्ट डेटाबेस में जानकारी खोजने में मदद करता है। गूगल, याहू, बायडू, इंडेक्स, डकडकगो और लाइकोस, ये कुछ जो है इसके उदाहरण है सर्च इंजन के, बहुत जरूरी है इन्हें याद रखना। वेब ब्राउजर के जरिए यूजर वेबसाइटों पर जा सकता है, उन पर सर्च कर सकता है और उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। इसके उदाहरण है वेब ब्राउजर के गूगल क्रोम, एप्पल का सफारी, मोजिल्ला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज और ओपेरा, ये कुछ वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला सवाल है 15वां, और ये जो है ईमेल से संबंधित सवाल होंगे जो आगे आपके 20 तक आएंगे। 5-6 सवाल हैं। सवाल है, एक ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? भैया एक ईमेल एड्रेस में जो है मुख्यतः 2 भाग होते हैं।
ईमेल एड्रेस यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल डिजिटल संचार पद्धति है जिसमें जो संदेश को जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज दिया जाता है। किसी ईमेल एड्रेस में दो मुख्य भाग होते हैं। पहला जो होता है यूजर होता है, जैसे @ से पहले का जो भी होगा पार्ट्स वो होगा यूजर, और इसके बाद का जो होगा वो होगा डोमेन। तो ये दो इसके भाग होते हैं। अगला सवाल है, मेल सर्वर को ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल होता है। आईमैप के द्वारा जो है इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, जिसका पूरा नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, ईमेल को प्राप्त किया जाता है। एसएमटीपी के द्वारा क्या है? भेजा जाता है। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो भेजता है। आईमैप और POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल संस्करण तीसरा जो वर्जन है, इनका उपयोग जो है ईमेल को प्राप्त करने के लिए यानी जो रिसीव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टीसीपी और आईपी क्या होता है? ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। पूरा नाम इनका संचार प्रोटोकॉल का एक समूह होता है। इनका उपयोग इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरणों को इंटरकनेक्ट करने के लिए, जैसे कई कंप्यूटर जुड़े हैं तो इनको आपस में जोड़ने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, किसी ईमेल का उत्तर देते या उसे आगे सेंड करने के टाइम सटीकता सुनिश्चित करने के लिए भेजने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले ईमेल भेजने वाले का नाम पता होना चाहिए, हम भेज कहाँ हैं, ठीक है, ये उसमें हो जाता है क्योंकि आप ऑटोमेटिक पकड़ सकते हैं इसे। लेकिन ईमेल सब्जेक्ट लाइन ये इससे भी जरूरी है, यानी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए भेजने से पहले आपको क्या जांचना चाहिए? तो ईमेल सब्जेक्ट लाइन को जांचना चाहिए। अब जैसे ये ईमेल है, ठीक है, और ईमेल हमने भेजा यहाँ पर फ्रॉम, यानी आप कहाँ से भेज रहे हैं? फ्रॉम का मतलब, टू का मतलब किसके लिए भेज रहे हैं? जो मुख्य पर्सन है वो टू के रूप में आता है। सीसी यानी कार्बन कॉपी के रूप में इसको भी आपने भेज दिया, इसको भेजा है तो ये चेक कर सकता है टू वाला कि कार्बन सीसी वाले कौन है। बीसीसी में जिस किसी को भेजते हैं आप पता नहीं होता। सब्जेक्ट लाइन में वो किस चीज से रिलेटेड है मैसेज वो लिखा जाता है सब्जेक्ट लाइन में। तो ये यहां पर पूछा गया था आपसे सवाल और मैं वही कह रहा हूं कि सब्जेक्ट लाइन जो है ईमेल सब्जेक्ट लाइन ये जरूरी होती है चेक करना। अगला सवाल है, जब आप मूल प्राप्तकर्ता को पता चले बिना, मूल प्राप्तकर्ता कौन है? ये वाला टू वाला जो है ये मूल प्राप्तकर्ता है, बाकी ये भी प्राप्तकर्ता है। सीसी वाला ये कार्बन कॉपी वाला है, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाला है। तो यहां पर ये पूछा गया है, जब मूल प्राप्तकर्ता को पता चले बिना, यानी पता ना चले, किसी अन्य को ईमेल की एक प्रति भेजना चाहते हैं तो किस फील्ड का उपयोग करेंगे आप? वही बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर सीसी में भेजेंगे तो मूल प्राप्तकर्ता पता कर लेगा, और यहाँ टू मिला मूल प्राप्तकर्ता है ये और फ्रॉम वाले सेंडर है ये, तो यहां से आपने सेंड किया, ये सेंडर है ये मूल प्राप्तकर्ता है। सीसी में भेजेंगे तो टू को पता चल जाएगा मूल प्राप्तकर्ता, लेकिन बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के द्वारा भेजेंगे तो नहीं पता चलेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है भैया, जीमेल में ईमेल आईडी के घटक के रूप में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? जैसे उदाहरण देख लो आप, यहां पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 123@gmail.com, ये एक ईमेल आईडी है। इसमें किस कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया गया? @ है, एम्परसेंड है यानी एंड वाला ऑप्शन चिन्ह है, नहीं है। एंड का इसका कहीं उपयोग नहीं किया जाता, संख्या का उपयोग होता है, डॉट का भी उपयोग होता है gmail.com। तो यहां आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्परसेंड। अगला और हमारा जो लास्ट सवाल है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन प्रेषकों को ईमेल सदैव स्पैम फोल्डर में जाते हैं जो आपकी ब्लैक लिस्ट में होते हैं। हाँ, जिनको हमने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है वो सभी ईमेल कितने भेजते हैं हमारे पास? वो स्पैम में जाएंगे, स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको स्पैम फोल्डर क्या होता है। ड्राफ्ट फोल्डर में आपके सेव किए गए ईमेल होते हैं, यानी ड्राफ्ट जैसे मैसेज में होता है ना, ड्राफ्ट में चले जाते हैं मैसेज, वैसे ईमेल में होता है, जिन्हें बाद में आप भेज सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो यहां पर आपके ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। अब देखिए, ड्राफ्ट जो होता है स्पैम ये रहा और ड्राफ्ट ये रहा। तो ड्राफ्ट में वे सभी ईमेल चले जाते हैं जिन्हें आप सेव कर लेते हैं, और स्पैम में जो ब्लैक लिस्ट में नंबर पड़े हुए हैं वहां से ईमेल आता है, कोई मेल आता है, तो
तो वो स्पैम में चला जाता है। बस ये सवाल पूछा गया था यहाँ पर। वहीं ईमेल की बात की जाए तो सन 1972 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल संदेश भेजा था। रे टॉमलिंसन ने ही सर्वप्रथम @ का उपयोग किया था और इन्हीं को जो है ईमेल का आविष्कारक माना जाता है। तो अन्य जो हमारे अब चैप्टर बच जाएंगे वो होगा MS वर्ड, एक्सेल, साइबर सिक्योरिटी, शॉर्टकट की और कंप्यूटर का संक्षिप्तीकरण, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जिसे AI कहते हैं, और मशीन लर्निंग यानी जो मशीन की भाषा होती है वो। तो ये हमारे चैप्टर बच जाएंगे, इन्हें हम कवर कर लेंगे अगले वीडियो में। एक वीडियो में इन सबको कवर कर लेंगे, एक में इनको कवर कर लेंगे, वो 20 क्वेश्चन पकड़ेंगे, मुख्य जो होंगे सभी चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।